जी भी हैं जो पेशे से अधिवक्ता हैं। गुंजन जी नमस्कार। गुंजन जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या राजेश्वर डागर जी का इंटरव्यू मैं ले सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डागर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं स्काई न्यूज़ के बिहाफ पे आपसे कोर्ट के बारे में जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी सर। उसके बारे में कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ मैं आपसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैंने आपके लिए 10-15 सवाल तैयार किए हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको 2022 नए साल की शुभकामना। धन्यवाद सर। मेरा सवाल नंबर 1 है डॉक्टर साहब, आप वकालत के इस पेशे में जी सर। आने से पहले क्या कार्य करते थे? मैंने 1999 में ये प्रोफेशन चुना था। उससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था। इंडियन एयरफोर्स का जॉब छोड़कर मैं वकालत में आया। वेरी गुड। तो आपने वकालत का पेशा कब ज्वाइन किया था सर? ये अक्टूबर 1999 से इस पेशे में हूँ मैं। इस पेशे में आने का मकसद क्या था सर आपका? आप तो एयरफोर्स की बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे। जी, मैं एक तो सर्विस कंप्लीट होने वाली थी मेरी एयरफोर्स की। दूसरा फिर ये सोच के कि भाई अब मैंने डायरेक्टली देश की सेवा कर ली, अब एक ऐसी मशीनरी से जुड़ूं जो एक समाज की सेवा कर सके। तो वो सोच के मैं एक समाज की सेवा करने के उद्देश्य से मैंने ये पेशा चुना। डॉक्टर साहब, हमारे जो द्वारका कोर्ट की जो एसोसिएट की स्थापना है ये 2008 में हुई थी। जी सर। और मुझे पता लगा कि आपने पहले भी इस एसोसिएशन का एक चुनाव लड़ा है। जी सर। और आप पद पे काफी दिन रहे हैं। जी सर। तो उस समय आपने क्या क्या कार्य किए थे? जी, मैं 2016 और 2017 के बीच ऑनरी सेक्रेटरी रहा द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में। हमारे अधिवक्ता भाइयों ने मेरे को चुना। एक उम्मीद और एक सोच के साथ हम आगे बढ़े। उस टाइम पर बहुत सारे काम ऐसे करवाए गए तो जिससे हमारे अधिवक्ता भाइयों का आगे चल के प्रोग्रेस में सपोर्ट करें। बार के काम करते टाइम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम चुनकर आए थे 3 पुलिस स्टेशन, जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर, ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर थे। हमने जोर लगाकर मेहनत करके हाई कोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी से बात करके ये तीनों पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन हम द्वारका कोर्ट में लेकर आए। सर बहुत अच्छी बात है। सर मैं खुद एक पेशे से अधिवक्ता हूँ जी और आप ही के साथ इस बार का सदस्य भी हूँ। तो हमारी जो कोर्ट के अंदर जो बाहर के जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। जी सर। जो काफ़ी कठिनाइयों से वो डेली फेस डे टू डे फेस करते हैं। उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, शुरू में जैसे पिछली बार मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने थी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि द्वारका कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत सारे अधिवक्ता भाई हाई कोर्ट भी जाते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, जो द्वारका कोर्ट से काफ़ी दूरी पर है। तो हमने यहाँ से शटल सेवा सर्विस करवाई, डीटीसी की बस चालू करवाई हमने, जो 2 टाइम जाती थी, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर के टाइम। सुबह के टाइम का मतलब था कि 10 बजे वो हाई कोर्ट पहुँच जाए, पटियाला हाउस पहुँच जाए, और क्योंकि पटियाला हाउस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है, 10 बजे वे पहुँच जाए। और एक बस चलाई गई यहाँ से 1 बजे के करीब, ताकि रास्ते में 1 घंटे के करीब का टाइम लगता है। 2 बजे जब मैटर कॉल हो तो वो वकील भाई वहाँ पर पहुँच जाए। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा अगला सवाल है, आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इस बार एसोसिएशन के लिए? ऑनरेरी सेक्रेटरी के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। इस पद की सर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, सेक्रेटरी की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। हर बार के मेंबर की
कोई भी तक कठिनाई होती है, उसका देख रेख करना, उसको अच्छी तरह से डील करना, और वेलफेयर के लिए हम अपनी बार के वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छा क्या कदम उठा सकते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड सर, मेरा एक ये निजी सवाल भी है जी और सर। सभी अधिवक्ताओं के लिए भी है। जी सर। सबसे बड़ी हमारी समस्या है चैम्बर ब्लॉक की जी सर। और या हॉल की। जी सर। तो उसके लिए सर मैं आपसे क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? मेरा आपसे जुड़ने का मकसद है कि आप हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर ब्लॉक के लिए या एक्स्ट्रा हॉल बढ़ाने के लिए जी सर आप अपने क्या कदम उठाने के बारे में सोचें? जी सर, मैं आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी सर, मेरे पिछले टर्नओवर में हमने मेहनत करके फाइनली जो नया चैम्बर ब्लॉक था उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवा दिया था हमने जी। और उसमें करीब 780 सिंगल चैम्बर्स बनने थे। मैप वगैरह सब कुछ पास हो गया था और किसी कारणवश वो स्टार्ट नहीं हो पाया। हम चाहते थे कि उसी कार्यकाल में कम से कम एक शिलान्यास हो जाए जी। लेकिन किसी कारण से, कारण कुछ भी रहा हो, वो हो नहीं पाया। अभी मेरा मेन मकसद यही है, जैसे ही सेक्रेटरी पद के लिए हमारे अधिवक्ता भाई मेरे को चुनेंगे, सबसे पहला काम होगा मेरा चैम्बर ब्लॉक की शुरुआत करवाना, और मैं इंश्योर करूँगा, भाइयों को ये प्रॉमिस करता हूँ अपने सभी भाइयों को कि विद इन 3 मंथ्स इस काम को मैं शुरू करवा दूंगा चैम्बर ब्लॉक। बहुत अच्छी बात है सर। मेरी अपनी निजी समस्या के साथ साथ मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों की समस्या पार्किंग की। हम गाड़ी लेके आते हैं, हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, उसकी इतनी बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं। उसमें सर आप के बारे में क्या रुख है और आप क्या करेंगे? शर्मा जी, इसकी समस्या पहले भी थी और वही की वही आज भी समस्या बनी हुई है। जी जी जी। पहले मैं खुद गेट पर खड़ा होकर चेक करता था, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लिटिगेंट्स ऐसे हैं जो स्टिकर को स्कैन करके अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, कलर स्टिकर। तो उसको चेक करने के लिए, क्योंकि गार्ड्स जो होते हैं, गार्ड सिर्फ स्टिकर्स देखते हैं, स्टिकर देखा और अंदर कर दिया, वो ये नहीं देखते कि भाई गाड़ी में बैठा एक अधिवक्ता भाई है या कोई लिटिगेंट है। तो बहुत सारी गाड़ियां आती थी, उसके लिए मैं खुद गेट पर खड़ा होता था। हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के और जितने भी सदस्य थे उनको भी गेट पर खड़े रखते थे। हमने ड्यूटी लगा रखी थी, वीक में 6 दिन होते हैं, तो 6 दिन में 1-1, 2-2 हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के गेट पर खड़े होते थे। हमने पार्किंग की समस्या को सोल्व कर दिया था ऑलमोस्ट। आज भी वही स्थिति दोबारा से क्रिएट हो गई है, और उस इन एडिशन टू दैट, क्योंकि हमारे मेंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पार्किंग की समस्या बढ़ेगी। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हायर अथॉरिटीज़ को, डीडीए को, हाई कोर्ट को, एक साथ में ही हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में ही जो हमारा चैम्बर ब्लॉक की जगह है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो वहां तो चैम्बर बनेगा ही बनेगा, चैम्बर बनेंगे ही बनेंगे। उससे हटके जो अभी नया गेट स्टार्ट हुआ है, एंट्री गेट है, उसके अप्रोच करते हुए राइट हैंड साइड में, जहां एसडीएम ऑफिस के और इसके बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा है डीडीए का, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को हैंडओवर कर रखा है। इसके बारे में तो उसमें नहीं, वो हमें पता है इस चीज का, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को हैंडओवर कर रखा था वो डीसी ऑफिस के पर्पज के लिए, लेकिन डीसी ऑफिस से उसकी नॉन फिजिबिलिटी रिपोर्ट चली गई है, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के पास। तो हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी से किसी भी तरह चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके वहां पर पार्किंग का स्पेस क्रिएट करवाएंगे। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल हो रहा है, कोविड की जो महामारी के दौरान या कोई ऐसी बीमारी के दौरान हमारे मृतक अधिवक्ता बहन भाइयों के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के बारे में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? शर्मा जी, बहुत ही दुखद घटना घटी थी कोविड के टाइम। हमने अपने बहुत सारे भाई बहनों को खोया। उनके आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूं। जहां तक उनकी सहायता की बात है,
मैंने जबकि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं थी, मैंने उसके बावजूद भी अपने अधिवक्ता भाई बहनों की जितनी मदद हो सकी उस टाइम पर की। हॉस्पिटल में एडमिट करवाना सबसे बड़ी दिक्कत थी। जितने मेरे रिसोर्सेज थे मैंने उसको यूज़ करके कई भाई बहनों की मदद भी की, एडमिट भी करवाया हॉस्पिटल में। जहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन की बात है, एक अधिवक्ता भाई या बहन की मौत के बाद जिसके फैमिली उसके ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहती है, उसके खोने के बाद वो फैमिली रोड पर आ जाती है जी। और इसके लिए एक तो आज जो हमारी चीफ मिनिस्टर की जो पॉलिसी है उसमें 5 लाख तक का हमारा इंश्योरेंस कवर है। 5 लाख मेडिकल, 5 लाख आफ्टर डेथ इंश्योरेंस। तो एक तो वो हो गया, और इमीडिएट रिलीफ के लिए हम अपनी एक फंड क्रिएट करेंगे, इमरजेंसी फंड टाइप। उसकी एक सब कमेटी बनाई जाएगी। वो सब कमेटी उस चीज का ध्यान रखेगी कि भाई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करवाएंगे, वो इमीडिएटली उसकी क्या फाइनेंशियल नीड्स है। कम से कम एक फैमिली को इमीडिएटली 50,000 रुपए की कम से कम सहायता हम देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। एक सवाल और है, जो द्वारका कोर्ट परिसर में मैं भी आता जाता रहा हूं, आप भी आते जाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जो नोटरी जो करने वाले हैं, ओथ कमिश्नर हैं, जी जी, ये गैलरी में ऐसे बैठे रहते हैं। इनकी सुविधा के लिए और इनकी उचित व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? सर, स्पेस क्रंच की वजह से ये सब प्रॉब्लम आई है। मैंने अपने पहले कार्यकाल के टाइम पर स्टेट बैंक के सामने एक छोटी सी जगह क्रिएट की थी। वहां पर टाइपिस्ट नहीं थे, हमारे पास टाइपिस्ट की कमी थी। उस जगह पे हमने टाइपिस्ट बिठाए। अब नोटरी वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, उस जगह का कहीं ना कहीं हम निवारण करेंगे। इस प्रॉब्लम का भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही करना पड़ेगा, और स्पेशली चैम्बर ब्लॉक में ही, ग्राउंड फ्लोर पर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर आप ऐसा करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। एक सवाल और है सर, हमारी जो अधिवक्ता महिला अधिवक्ता बहनें हैं, उनके बार रूम में नवीनीकरण और उनके लिए और क्या क्या व्यवस्था करेंगे? लेडी बार रूम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। सर, हमारी लेडीज बार रूम में जितनी भी हमारी बहनें बैठती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉकर की। लॉकर पिछले कार्यकाल में भी हमने करीब 60-65 के करीब लॉकर्स बनवाए थे, और अभी भी टेक ओवर करने के बाद इमीडिएटली सबसे पहले तो उनके लॉकर्स की प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, क्योंकि स्पेस है हमारे पास। जी जी। मैं खुद जाकर लेडीज बार रूम में देख के आया हूं, लॉकर की जगह है, तो वहां पर लॉकर बनवाऊंगा सबसे पहले तो। जी ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे वहां पर आपके कटलरीज वगैरह है, लेडीज बाथरूम में कटलरीज कभी टूट फूट जाती है, कभी मिसप्लेस हो जाती है, उसको भी इंश्योर किया जाएगा, वो पूरी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है वहां पर। जी, वेरी गुड सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे जो कोर्ट में कैंटीन है जी, जो खाने की, इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे? सर, कैंटीन का जहां तक सवाल है, कैंटीन में स्टाफ कम है जी, और लंच टाइम में तो अगर आपने भी देखा होगा, लंच टाइम में कैंटीन में बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन इनके पास सर्विंग करने वाले आदमी बहुत कम है। हम इंश्योर करेंगे ताकि कम समय लगे, कम समय में अपना ऑर्डर दिया, अपना वकील भाई बहन आए, खाना खा के चले गए। अगर इमीडिएटली सर्विस अवेलेबल होगी तो स्पेस क्रंच इतना नहीं रहेगा, स्पेस क्रिएट होता रहेगा। और उसके लिए वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए कैंटीन स्टाफ को बोलेंगे। डॉक्टर साहब जी सर। मैं भी कई बार चैम्बर ब्लॉक से कोर्ट परिसर में भागता रहता हूं जी। रीजन क्या है कि मुझे तुरंत केस पे जाना है न्यायालय में, तो चैम्बर ब्लॉक से न्यायालय में जाने के लिए हमें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। लिफ्ट बिजी हो जाती है, कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है,
तो हमारे वकील भाइयों के लिए, जो अधिवक्ता बहन भाइयों के लिए, चैम्बर से न्यायालय परिसर को जोड़ने के लिए कुछ करना चाहेंगे आप, या उसके बारे में कुछ बोलेंगे? सर, पिछली बार भी मेरे दिमाग में ये बात रही थी और इसके लिए हमने डिस्कस करके 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर, 2 फ्लोर कनेक्ट करवाने की बात थी। हमारा चैम्बर ब्लॉक 3rd फ्लोर से और उधर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो 2 अगर ब्रिजेस बन जाते हैं तो उससे हमें इमीडिएटली, आप एक कोर्ट में जा रहे हैं, सपोज करिए आप 3rd फ्लोर पर 301 नंबर कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप इमीडिएटली वॉक कर सकते हैं, 3rd फ्लोर पे ही चले गए। ऐसे ही 6th फ्लोर से 6th फ्लोर पर चले गए। तो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने पिछली बार मंगवाई थी, उस पर डिस्कस भी हुआ, गहन डिस्कशन हुआ। पीडब्ल्यूडी वालों का कुछ इश्यू था, वो इनके पास मैप अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से वो बीच में अटक गया। लेकिन अब की बार मैं 100% इस काम को करवाने की कोशिश करूंगा, जितना जल्दी हो सके 2 ब्रिज बन जाए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उससे क्या होगा, उससे एक तो कोर्ट की जो लिफ्ट्स है, हमें ज्यादातर उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक हमारी लिफ्ट्स हैं, हमारी 4 लिफ्ट हैं, और सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम 2 बजे से पहले और 2 बजे के करीब और 10 बजे के करीब हैवी रश होता है दोनों लिफ्ट्स में, ब्लॉक वाली, चैम्बर ब्लॉक वाली भी और कोर्ट ब्लॉक वाली भी। अगर वो ब्रिज बन जाएंगे तो हमारे वकील भाई बहनों को बहुत सहूलियत मिलेगी, वे सीधे वॉक डाउन करके कोर्ट में चले जाएंगे टाइमली। सर, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो हमारे अधिवक्ता भाई बहन हैं, जो नए बिल्कुल फ्रेश है, जी जी, बार एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं और उनके पास स्टार्टिंग में काम नहीं होता है जी, 2-3 साल तक वो सीनियर अधिवक्ता के साथ घूमते हैं या उनके साथ चलते हैं जी। उनकी अर्निंग के लिए उनको एक राशि मिले, आप उनके लिए क्या क्या करेंगे, जो नए अधिवक्तागण जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए? बहुत ही अहम सवाल कर दिया सर आपने ये। मैं 100% ये एंश्योर करूंगा कि एक जो 2 साल तक, जैसे आज एक बच्चे ने ज्वाइन किया हमारा प्रोफेशन, 2 साल तक उसको कुछ राशि मिले, उसकी पॉकेट मनी टाइप, ठीक है, बार से मिले, वो भी इंश्योर करेंगे। और साथ साथ एक लिस्ट बनती रहेगी जो हर साल चेंज होती रहेगी, उसमें 2 साल तक के बच्चे, उनको रिसीवर और लोकल कमिश्नर, क्योंकि आज के दिन क्या है, आज के दिन लोकल कमिश्नर और रिसीवर बनते हैं जी, लेकिन सेलेक्टेड बनते हैं। लेकिन उनका तो क्राइटेरिया होगा ना, तो नहीं, जो वकील बन गया वो वकील तो वकील है ना। रिसीवर के लिए, लोकल कमिश्नर के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसकी इतने साल की प्रैक्टिस चाहिए। कुछ होती है स्पेशलाइज्ड कि भाई कोई पर्टिकुलर केस है, उसके लिए एक सीनियर वकील की जरूरत है, उसमें चल सकता है। बट नया लड़का है, उसको लोकल कमिश्नर अपॉइंट करे, कोर्ट से लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, तो वो सीरियली अपॉइंट हो। अगर पहले 50 एक लिस्ट बन गई, सपोज करिए 100 बच्चों की लिस्ट बन गई, तो जो भी कोर्ट होगी उसने अगर लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना है तो वो नेट पे अवेलेबल होगी उस लिस्ट में से, भाई ये आज लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया या रिसीवर अपॉइंट कर दिया, उनको नहीं बार बार रिपीट किया जाएगा, हर नए बच्चे को मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जब मौके वाली बात कही जी, तो जब मैंने द्वारका कोर्ट परिसर ज्वाइन किया था तो ये भी सुना था, पहले यहाँ पर काफी पुलिस स्टेशन इस कोर्ट परिसर में आते थे और श्रम न्यायालय भी इस कोर्ट परिसर में आता था, अब वो चले गए थे, उनके लिए आप क्या करेंगे? काम की सच में हमारे द्वारका कोर्ट में हमारे भाई बहनों की बहुत दिक्कत है, काम की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी 3 पुलिस स्टेशन हम लेके आए थे, अब की बार भी कुछ पुलिस स्टेशन आपका सागरपुर है, हरिनगर है, तिलक नगर है, जो हमारी कोर्ट के नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनका क्षेत्राधिकार भी हमारी द्वारका कोर्ट में आए
और जहां तक श्रम न्यायालय की बात कर रहे हैं आप, श्रम न्यायालय पहले कड़कड़दुमा में था। कड़कड़दुमा से सारी की सारी कोर्ट्स हम लेके आए थे, यानी आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में आई थी। हाँ। तो कोई भी हुआ हो, हाई कोर्ट ने किया या जो भी उसका कारण रहा हो, वो सारी की सारी कोर्ट्स यहां से चली गई। उसका कारण मेरे को नहीं पता क्यों गई है। कोशिश करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स हम यहां लेके आए ताकि हमारे हर भाई बहन को काम मिले। एक सर महत्वपूर्ण सवाल और है, ये सभी की तरफ से मैं पूछ लेता हूं। हमारे जो अधिवक्ता बार के जो सदस्य हैं, अगर मान लो उनके साथ कोई इमीडिएटली घटना घट जाती है, इमरजेंसी कोई दुर्घटना घट गई या कोई गंभीर बीमारी के कारण उनको आर्थिक सहायता की इमीडिएटली जरूरत है, तो उसके लिए क्या उपाय अपनाएंगे? क्या बार उनकी सहायता करेगी? शर्मा जी, ये मेरा प्रॉमिस है आपके माध्यम से। मेरे पास इस तरह का कोई भी केस आएगा, सबसे पहले मैं इंश्योर करूंगा कि बार के बिहाफ पर उस अधिवक्ता बहन या भाई जिसको भी जरूरत है, इंश्योर करूंगा कि वो सबसे पहले हॉस्पिटलाइज हो। जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा वो बार सहन करेगी, वो हम सहन करेंगे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो एक इंश्योरेंस है, मेडिकल पॉलिसी है या दूसरी और कोई पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो अप करवा के उसको पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर उस टाइम पर उसके परिवार को फाइनेंशियल नीड की जरूरत होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक चला गया वकील साहब तो उसकी फैमिली को भी कोई ना कोई फाइनेंशियल एड चाहिए होती है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ तहे दिल से जुड़ा हूं। जी सर। तब मैं आपके इस इंटरव्यू में, गुंजन जी ने मुझे इंटरव्यू के लिए इजाजत दी आपका करने, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद सर। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मैं या मेरे साथी आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। जी सर। आप हमारा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल। बीच में जो जो वादे किए आप है वो पूरा करने की कोशिश करना। 100% कोशिश करेंगे सर। और कोशिश नहीं, मैं इंश्योर करूंगा कि जो मैंने वादे किए वो पूरे करूंगा मैं। एक सर सवाल और है लास्ट जी। अगर हमारे किसी अधिवक्ता साथी के साथ कोई मारपीट हो जाती है सिविलियंस के साथ बाहर, पुलिस स्टेशन वाले कभी उनसे बदतमीजी करते हैं या कोई दुर्घटना घट जाती है जी, और वो आप लोगों से, हमारे बार के सदस्यों से मदद मांगता है कि भाई मेरे साथ मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया या मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसमें क्या कोई ऐसी कार्यकारिणी बना करके या कोई ऐसा एक ग्रुप बना करके जो इमीडिएटली हमारे सदस्य के लिए उस जगह जाके खड़ा हो जाए? उसमें जो मेरे दिमाग में आइडिया है शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ही 3-4 मेंबर वो होंगे और हमारे बार के रेस्पेक्टेबल मेंबर्स जो हैं, सीनियर मेंबर्स जो होंगे, वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि भाई हमारी अगर किसी वकील भाई या बहन को कोई भी किसी तरह की, इस तरह की जो आपने बताया कि वो घटना घटी जाती है, सबसे पहले मौके पर पहुंचेंगे। उसके बाद पुलिस को हम इंश्योर करेंगे कि पुलिस प्रॉपर एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं गुंजन जी से इंटरव्यू की मुझे इजाजत मिली डागर साहब का लेने की। मैं मेरे वकील भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डागर साहब को पूर्ण बहुमत से इस इलेक्शन में हम इनको जिताएं और जो जो वादा डागर साहब ने किया है वो हम इनसे पूरा करवाएं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।